जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आज़ाद सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एट मेजर कलसी क्लासेस। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक मॉडल पेपर इंग्लिश का, अपने सभी सारे वीर सपूतों के लिए, सारे अग्निवीरों के लिए। तो प्लीज़ इस मॉडल पेपर को आप लोग देखिएगा। मैंने कोशिश किया है कि इसमें मैंने वो क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं बेटा कि जो लगभग एग्जामिनेशन में अक्सर रिपीट होते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें आप देखिएगा कि मैनी टाइम्स एग्जामिनेशन पूछे गए हैं। तो मैंने कोशिश किया है अपनी तरफ से कि ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएं कि ईश्वर कृपा होगी तो हो सकता है कि इसमें से आपको क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में भी मिल सकते हैं। तो आप इस पेपर को बढ़िया से देखिए, समझिए इसको। स्टार्ट करता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको डाला है वोकैब का, वोकैब सेशन का। तो वोकैब सेक्शन में मैंने आपको डाला बेटा सबसे पहले सिनोनिम्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहीं पर डायरेक्शन में सिनोनिम्स लिख के नहीं आएगा। डायरेक्शन में लिखा रहेगा बेस्ट एक्सप्रेसेस। बेस्ट एक्सप्रेसेस मतलब होता है कि सिनोनिम्स पूछ रहा है आपसे, सिनोनिम्स आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है साइकोफैंट का। तो साइकोफैंट है आपका नाउन, दिस वन इज नाउन। ये बेटा नाउन है आपका। अब नाउन का जो आपका आंसर होगा वो नाउन ही होना चाहिए। तो सबसे अच्छी बात तो इसमें ये है कि इसमें ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न ये सब हैं आपके एडजेक्टिव, और यही केवल आपका एक मात्र नाउन है। तो साइकोफैंट का मतलब होता है चापलूस, चापलूस, चापलूस। तो ये बेटा आपका साइकोफैंट का हो जाएगा आंसर फ्लैटरर, मीन्स चापलूस। साइकोफैंट का आंसर फ्लैटरर हो जाएगा, जो कि आपका हिंदी चापलूस, इसकी भी हिंदी और इसकी भी हिंदी। स्टबर्न, ऑब्ड्यूरेट और ऑब्स्टिनेट ये तीनों बेटा तीनों आपके एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तीनों का मतलब ऑब्ड्यूरेट, स्टबर्न और ऑब्स्टिनेट तीनों का मतलब होता है जिद्दी, जिद्दी। तो यहाँ पर आपका साइकोफैंट का सिनोनिम हो गया फ्लैटरर, और इसमें जो आपके रिमेनिंग ऑप्शंस हैं ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट और स्टबर्न, ये तीनों आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए बेटा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका सिनोनिम है बेटा। सिनोनिम आपको फाइंड आउट करना है। डिलीजेंट वाला ये आपका एडजेक्टिव है, डिलीजेंट। इसका मतलब होता है बेटा परिश्रमी, 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 मेहनती जिसको बोलते हैं बेटा, मेहनत करने वाला, परिश्रमी। तो इसका बेटा ध्यान दीजिएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा बेटा आपका इंडस्ट्रियस। जिस वर्ड के लास्ट में ENT हो एडजेक्टिव होता है, जिस वर्ड के लास्ट में OUS हो आपका एडजेक्टिव होता है। तो डिलीजेंट में होता है परिश्रमी, इसका बेटा आंसर हो जाएगा एज ए सिनोनिम इंडस्ट्रियस बेटा हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियस। इसके लिए बेटा और भी वर्ड्स हैं। इसके लिए आपका हार्ड वर्किंग भी है बेटा, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग बेटा आपका, ठीक। इसके लिए बेटा आपका लेबोरियस भी है। डिलीजेंट के लिए आपका एक वर्ड है लेबोरियस, लेबोरियस भी है बेटा, लेबोरियस। इसके लिए बेटा एक वर्ड है आपका एसीडुअस, एसीडुअस भी है बेटा। इसके लिए एक बेटा सैडुलस, सैडुलस। ये सब डिलीजेंट के बेटा सब सिनोनिम्स हैं आपका। हार्ड वर्किंग भी हो सकता है, यहाँ इंडस्ट्रियस के स्थान पे आपका हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, एसिडुअस, सैडुलस कुछ भी हो सकता है बेटा। यहाँ पर फिलहाल आपका आंसर बेटा इंडस्ट्रियस। यहाँ पर देखिए रिमेनिंग जो आपके ऑप्शंस हैं, ये आपका ऑप्शन B, C और D, डेट्रीमेंटल, इंजूरियस और हार्मफुल, तीनों मतलब होता है बेटा हानिकारक, नुकसानदेह। तो ये डेट्रीमेंटल, हार्मफुल और इंजूरियस ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं बेटा, एक दूसरे के सिनोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है आपका इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट पूछ रहा है बेटा। इसमें अपोजिट ध्यान दीजिएगा, अपोजिट मतलब होता है एंटोनिम। अपोजिट मतलब यहाँ पे पूछ रहा है बेटा आपका एंटोनिम। अब यहाँ पे देखिएगा एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है पैसा फिजूल खर्च करने वाला, फिजूल पैसा फेंकने वाला, खर्च करने वाला, जो बहुत पैसा खर्च करता हो बिना मतलब में। अब इसका एंटोनिम आपको फाइंड आउट करना है बेटा। अपोजिट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्शन में अपोजिट वर्ड देगा वो पूछेगा, एंटोनिम नहीं रहेगा यहाँ पे, अपोजिट मतलब इसका एंटोनिम। बहुत पैसा खर्च करने वाला, फिजूल पैसा खर्च करने वाला, इसका एंटोनिम हो जाएगा बेटा इकोनॉमिकल, जो पैसा बहुत बचा बचा के खर्च करता है, इकोनॉमिकल। इसका बेटा ऑप्शन बी, सी और डी
ये वेस्टफुल, प्रोडिगल और लेविस, ये बेटा क्या हो गया, ये आपके एक्स्ट्रावेगेंट के सिनोनिम्स हो गए बेटा। एक्स्ट्रावेगेंट, वेस्टफुल, लेविस और प्रोडिगल, इसके तीनों सिनोनिम्स हैं और एक आपका है एंटोनिम, ध्यान रखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है जिसके इस पार से उस पार दिखाई पड़े, पारदर्शी बोलते हैं बेटा हिंदी में इसको, तो बोलते हैं पारदर्शी। पारदर्शी, जिसके इस पार से उस पार दिखाई पड़े। अब इसका एंटोनिम होगा जिसके इस पार से उस पार ना दिखाई पड़े। ऑप्शन नंबर ए बेटा, दिस। ओपेक मतलब होता है जिसके इस पार से उस पार ना दिखाई पड़ता हो, तो ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम यानी अपोजिट हो जाएगा ओपेक, इसका ये आंसर हो गया। अब मैग्नानिमस, जेनरस और लीनियंट, ये तीनों बेटा एक दूसरे तीसरे के सिनोनिम्स हैं। तीनों का मतलब होता है उदार, उदार, जिसके अंदर उदारता हो। तो मैग्नानिमस हो गया आपका, लीनियंट हो गया आपका, जेनरस, तीनों बेटा एक दूसरे तीसरे के सिनोनिम्स हो गए। और ट्रांसपेरेंट का अपोजिट वर्ड एंटोनिम हो गया आपका ओपेक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज वन विच कैन, अच्छा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बेटा, ये यहाँ पे वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड मतलब होता है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, ये पूरा सेंटेंस है, इसकी मीनिंग आप निकाल लिए और इस मीनिंग के लिए आप इसके पूरे सेंटेंस के स्थान पे एक कौन सा एक सिंगल वर्ड यूज कर सकते हैं आप। तो इसको पहले आपका हिंदी समझना होगा आपको। वन हु नोज एवरीथिंग, वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानने वाला। अब इस पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड कोई आप बताएं जो ये चारों में से हो। सब कुछ जानने वाला मतलब ओमनीसिएंट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओमनीसिएंट मैं आपको बता दूं थोड़ा। ओमनी का मतलब होता है बेटा, ओमनी का मतलब होता है ऑल, और SCIENT मतलब होता है जानने वाला, नोज, जानने वाला। तो यहाँ पर बेटा हो गया आपका ओमनीसिएंट, इस पूरे सेंटेंस का एक वर्ड सब्स्टिट्यूट बन गया आपका, इसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड बेटा, तो बन गया आपका ओमनीसिएंट, सब कुछ जानने वाला। ओमनी मतलब ऑल, वन हु नो, सिएंट होता है जानने वाला, जो सब कुछ जानता हो। ओमनी से कई वर्ड हैं आपके बेटा, जैसे आपका ओमनी, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह विद्यमान रहे। ओमनी मतलब होता है हर जगह, ऑल प्रेजेंट मतलब रहने वाला। आपका एक वर्ड है और बेटा ओमनी, ओमनीपोटेंट मतलब होता है कि भाई जो सर्वशक्तिमान हो, जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकत हो दुनिया में, सर्वशक्तिमान बोलते हैं इसको। ओमनी मतलब होता है ऑल, पोटेंट मतलब होता है ताकत रखने वाला। एक वर्ड बेटा आपका ओमनीवोरस, ओमनीवोरस सब कुछ खाने वाला, घास मतलब सब्जी, मीट सब कुछ खाने वाला। ओमनी मतलब होता है कि सब कुछ, वोरस मतलब होता है खाने वाला, आहार करने वाला। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, तो आपका हो गया ओमनीसिएंट, सब कुछ जानने वाला। इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बुद्धिमान, कॉन्शियस मतलब होता है विवेकशील, लर्नर मतलब होता है विद्वान या ज्ञानी कह सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन बेटा आपका ये मैं लाया हूँ, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। अब यहाँ पर बेटा है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है आपका। अब इसका दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है, इसका मतलब मीनिंग क्या है। गिफ्ट ऑफ द गैब, गैब मतलब होता है बोलना, बोलने का तोहफा, इसका लिटरल मीनिंग है कि बोलने का तोहफा। तो इसका बेटा फिगरेटिव मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब मीनिंग दूसरा क्या आप लिख सकते हो कि गिफ्ट ऑफ द गैब, इसका मतलब होता है बोलने की कला कह सकते हो आप, बोलने की कला, बोलने की कला, गिफ्ट ऑफ द गैब, बोलने की कला। टैलेंट फॉर स्पीकिंग, टू विन अ प्राइज, टू गेट समथिंग फ्री, टू डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट्स, टैलेंट फॉर डांसिंग। तो टैलेंट फॉर स्पीकिंग ये आपका इसका आंसर हो जाएगा बेटा, बोलने की कला। टैलेंट कला या ज्ञान, गुणवत्ता, फॉर स्पीकिंग यानी बोलने की कला, यही आपका बेटा आंसर हो जाएगा। गिफ्ट ऑफ द गैप का आंसर हो जाएगा टैलेंट फॉर स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, आपको फाइंड आउट करना है कि भाई कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है बेटा। डायरेक्शन जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे भाई पूछता है कि विच इज मिस स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड अगर पूछ रहा है तो चारों में से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है, गलत है। या ध्यान दीजिए, मिस स्पेल्ड कभी कभी पूछता है कि करेक्टली स्पेल्ड,
करेक्टली स्पेल्ड, मिस स्पेल्ट या करेक्टली स्पेल्ट, यहाँ पे पूछ रहा है कि मिस स्पेल्ट, इसका मतलब हुआ कि 4 वर्ड्स हैं, 4 में से एक आपका इनकरेक्ट होगा, जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट होगी, 3 की सही होगी, तो जो गलत है उसको फाइंड आउट करना है आपको। चलिए एग्जाम में पूछा गया बेटा, ये सारे वर्ड्स एग्जाम में पूछे गए हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बेटा। रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट RESTAURANT, रेस्टोरेंट, रेस्ट और एंड, ऐसे इसको तोड़ लिया कीजिए, जब वर्ड्स बड़े हों तो उनको कई सेगमेंट में बांट दीजिए। रेस्ट और एंड, तो रेस्टोरेंट सही है बेटा आपका। ग्रामर में GRAMMAR, ये भी सही बेटा आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा ER करके देता है वो। मैग्निफिसेंट, शानदार, MAGNIFICA, ये भी सही है आपका बेटा, ये भी सही है आपका। मिसलेनियस, मिसलेनियस MIS, सेल, यहाँ पर डबल L होना चाहिए था, CE डबल L बेटा यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर एक L जो है कम है। MESCELLANEOUS, मिसलेनियल होता है विविध, अनेक, विविध। तो ये बेटा आपका ये आंसर बन गया बेटा आपका, यही वर्ड है जिसकी स्पेलिंग मिस स्पेल्ट है, मिस गलत है। डायरेक्शन जरूर पढ़िएगा एग्जामिनेशन में क्या पूछ रहा है, मिस स्पेल्ट या कि करेक्टली स्पेल्ट, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका ग्रामर का सेंटेंस फिलर है बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर बेटा देखिए, नीदर ऑफ द 2 बुक्स, यहाँ ब्लैंक स्पेस है आपका, ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको फिल करना है करेक्ट ऑप्शन बेटा। नीदर, अब ध्यान दीजिए बेटा, एक आपका स्ट्रक्चर होता है बेटा आपका प्रोनाउन, प्रोनाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस वर्ब, वर्ब, ये स्ट्रक्चर होता है बेटा एक। प्रोनाउन ये होगा, फिर प्रीपोजिशन ऑफ होगा, फिर नाउन या प्रोनाउन होगा। ध्यान रखना है आपको, नाउन होगा तो हमेशा आर्टिकल द लेकर आएगा बेटा। अगर यहाँ नाउन होगा तो हमेशा आर्टिकल द के साथ में आएगा, प्रोनाउन के साथ में आर्टिकल आता नहीं, तो यहाँ द नहीं रहेगा। अब यहाँ जो वर्ब आएगी बेटा, इस वर्ब को गवर्न करता है प्रोनाउन, दिस प्रोनाउन, ये। अब यहाँ पर यही वाला स्ट्रक्चर है बेटा, ये प्रोनाउन हो गया बेटा आपका, ये प्रीपोजिशन हो गया बेटा ये, क्योंकि यहाँ पर बुक्स है, इसके लिए एडजेक्टिव आ जाए, आर्टिकल है बेटा ये। नाउन आएगा, मैंने कहा आर्टिकल द जरूर रहेगा, नाउन उन्होंने कर दिया, यहाँ पर नाउन कर दिया है, ठीक है भाई, आर्टिकल द के साथ में। तो नीदर ऑफ द 2 बुक्स, तो आपका सब्जेक्ट बेटा ये है भाई, प्रीपोजिशन के बाद में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, तो इसके लिए तो वर्ब आएगी नहीं। तो आपका ये जो प्रोनाउन बेटा दिस वन, इसके लिए यहाँ पर आपको वर्ब फिल करना है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका बेटा चाहे नीदर आए, चाहे यहाँ पर ईदर आ जाए, ईदर आ जाए, चाहे बेटा यहाँ पर आपका ईच आ जाए, चाहे यहाँ पर बेटा आपका आ जाए एनी आ जाए, या वन आ जाए बेटा यहाँ पर, ठीक, वन है आपका, ये वन, ONE बेटा, वन है ना, वन आ जाए बेटा यहाँ पे, ईदर आ जाए, ईच आ जाए, एनी आ जाए, वन आ जाए। नन को भी आप कह सकते हो, नन भी आ सकता है, एवरी वन आ सकता है, एनी वन आ सकता है, या नीदर आ सकता है। इस स्ट्रक्चर में प्रोनाउन के स्थान पर इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए बेटा, तो आगे जो वर्ब होगी बेटा वो हमेशा सिंगुलर होगी बेटा, हमेशा सिंगुलर होगी, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यहाँ पे यूज़ की जाएगी। तो नीदर ऑफ द 2 बुक्स, यहाँ पर बेटा देखो आर प्लूरल है, गलत है, वर्ब प्लूरल है, गलत है, यहाँ ऑप्शन सी इज राइट, वाज आपका बेटा, नीदर ऑफ द 2 बुक्स वाज गुड। नीदर का यूज़ बेटा केवल हम 2 के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, यहाँ पर अगर 3 बुक्स होता तो नीदर गलत हो जाता। 2 बुक्स, नीदर और ईदर का यूज़ हम केवल 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के रेफरेंस में करते हैं बेटा। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बेटा नीदर, इसके लिए वर्ब आएगी सिंगुलर, जो कि आपका है वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। ये सब बेटा क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं बेटा, ये सारे क्वेश्चंस मैंने देखा हुआ है, प्रैक्टिस सेट या मैं बच्चों से पूछता हूँ, हजारों लड़के अपने टच में हैं, जैसे पढ़ा चुका हूँ मेजर कलसी में, तो मैं देखता हूँ बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार क्वेश्चन आता है बेटा, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा बेटा। आई कांग्रेचुलेटेड हर, मैंने उसको बधाई दिया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बेटा, चाहे कांग्रेचुलेटेड आए वर्ब आए, चाहे आपका कांग्रेचुलेशन आए नाउन आए, अगर इसके बाद में आपको प्रेपोजिशन फिल करना है हमेशा ऑन, चाहे कांग्रेचुलेशन चाहे कांग्रेचुलेटेड। यहाँ पर आई कांग्रेचुलेटेड हर ऑन हो जाएगा बेटा, फिक्स्ड है बेटा, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन में फिक्स्ड प्रेपोजिशन याद कर लीजिएगा आप,
जो सामान्य हो, जनरली पूछता है उसी को, सिंपल आते हैं बेटा, एकदम सिंपल। अब इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था नीदर वाला, वो था आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीपोजिशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वाज मिल्क इन द ग्लास सो आई कुड नॉट गिव इट टू द बेबी। कह रहा है कि वहाँ पे ग्लास में दूध था कितना और मैं बेबी को इसलिए नहीं दे पाया। इसका मतलब ये हुआ, सेंटेंस पढ़ने पर लग रहा है कि ग्लास में दूध नहीं था, इसलिए मैं बच्चे को उस दूध को नहीं दे सका, नहीं दे पाया, दूध नहीं था। देखिए एडजेक्टिव का क्वेश्चन है बेटा, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव आपके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, इसमें नेवी एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए भी। इसमें एडजेक्टिव में बेटा आपका ये लिटिल वाला और फ्यू वाला कंसेप्ट बहुत पूछता है। एडजेक्टिव पूरा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन और ये आपका एडजेक्टिव। यहाँ पर आपको देखिए बेटा लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। लिटिल मतलब होता है कि बिल्कुल नहीं, ना के बराबर, निगेटिव सेंस देता है। आ लिटिल में होता है कि थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर, क्वांटिटी थोड़ा ज़रूर होगी। द लिटिल मतलब कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन जितनी भी होगी हम उस पूरे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ बेटा ध्यान दीजिए, देयर वाज मिल्क इन द ग्लास सो आई कुड नॉट गिव इट टू द बेबी। ग्लास में दूध बिल्कुल नहीं था, ना के बराबर था, इसीलिए मैं बच्चे को दूध को नहीं दे पाया। तो यहाँ पर बेटा आपका हो जाएगा लिटिल। ये एग्जामिनेशन में खूब पूछता है लिटिल का कंसेप्ट, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। इसके बाद में जो नाउन आएगा वो हमेशा रहेगा अनकाउंटेबल, इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है आपका लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। इसके बाद में हमेशा आएगा आपका अनकाउंटेबल नाउन, और ये नेगेटिव सेंस को देगा, ये पॉजिटिव को, ये पॉजिटिव को। इसका मतलब कि थोड़ा सा, थोड़ी मात्रा, इसका मतलब थोड़ी मात्रा जो भी है पूरी, इसका मतलब कि ना के बराबर मात्रा। ध्यान रखिएगा, सेंटेंस को पूरा पढ़ना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या सेंस दे रहा है, बिल्कुल ना की बात कर रहा है, थोड़े की बात कर रहा है, या कि जो कुछ है उसमें से वो सब की बात कर रहा है। तो ये आपका एडजेक्टिव टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है आपका आर्टिकल से रिलेटेड। आर्टिकल में बेसिकली जो मैंने देखा हुआ है कि आपके यहाँ आर्टिकल बेटा इंडेफिनिट यानी ए एन को ज़्यादा पूछता है, और अगर द की बात करें, द में वो जनरली पूछता है कि भाई जैसे आपकी जो स्क्रिप्चर्स हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, उसके नाम के पहले, रिवर्स नदियों के नाम के पहले, न्यूज़पेपर के नाम के पहले, मतलब सिंपल जो फैक्ट है वो वाला द कभी कभी उठा लेता है बेटा। जनरली ए और एन फिल कहाँ करोगे आप? आई सा, ये बेटा आर्टिकल क्वेश्चन, आई सा वन आइड मैन ऑन द वे। अब यहाँ पर बेटा आपको ए या एन में से फिल करना है। वन आइड मैन, आप ध्यान दीजिएगा, इसके पहले आपको फिल करना है बेटा, जिस वर्ड के पहले आपको ए या एन फिल करना हो तो तुरंत इसको प्रोनाउंस करो, इसको प्रोनाउंस करो बेटा। तो ये बन रहा है वन। जिस वर्ड के पहले ए या एन फिल करना हो उसको आप प्रोनाउंस करो, वर्ड को लिखो। उसका पहला वाला लेटर ध्यान दीजिएगा कि ये बेटा हिंदी का क्या है, ये हिंदी का वॉवेल है कि कंसोनेंट है। तो जिस वर्ड के पहले आपको ए या एन फिल करना है, अगर उसका जो फर्स्ट लेटर होगा बेटा, फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल होगा तो ये लेगा बेटा एन, अगर कंसोनेंट होगा तो ये लेगा बेटा आपका ए। यहाँ वा जो हिंदी का आपका ग्रामर है उसमें ये आपका है कंसोनेंट बेटा, तो इसलिए यहाँ पर फिल किया जाएगा आ। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देने वाली बात है। आई सा आ वन आइड मैन ऑन द वे, मैंने रास्ते में एक आँख वाले व्यक्ति को देखा। ए एन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें हिंदी को आप थोड़ा सा इंक्लूड कीजिएगा कि भाई जिस वर्ड के पहले आपको ए या एन फिल करना हो उसको लिख लीजिए, उसको प्रोनाउंस करके हिंदी में, और उसका फर्स्ट लेटर क्या है, हिंदी का वॉवेल है कि हिंदी का कंसोनेंट। हिंदी का अगर वॉवेल है तो उसके पहले हम एन फिल करेंगे, अगर हिंदी का कंसोनेंट है तो उसके पहले हम ए फिल करेंगे। यहाँ हिंदी का कंसोनेंट है इसलिए हमने ए फिल कर दिया, आंसर आपको हो जाएगा बेटा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका कंजंक्शन से। यहां पर एक कंजंक्शन आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि। एग्जामिनेशन में दो क्वेश्चन बनते हैं बेटा इससे कि लेस्ट के बाद में, लेस्ट ये अपने आप में निगेटिव सेंस रखने वाला वर्ड है, ये निगेटिव सेंस रखने वाला वर्ड है बेटा ये। तो लेस्ट के बाद में कहीं कोई दूसरा निगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए, पहली बात जो एग्जाम में देता है। दूसरी बात, लेस्ट कंजंक्शन जब भी आता है तो अपने बाद, ये दूसरी वाली क्लास में, अपनी बाद वाली क्लास में मॉडल वर्ब शुड जरूर लेता है। शुड ही आएगा, समटाइम्स कभी कभी शुड को अवॉइड भी कर देते हैं, लेकिन जब आएगा तो शुड ही आएगा बेटा। वाक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें ना का सेंस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए इसके बाद में कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए। और उसके बाद में मॉडल वर्ब हमेशा आएगी शुड, लेस्ट यू शुड फॉल, यहाँ पर लिखा है
यहाँ पर स्पेस है, इसी का ये पार्ट है फाल। कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं, सावधानी से चलें, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। लेस्ट के बाद में कोई निगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए। लेस्ट के बाद में मॉडल वर्ब हमेशा केवल शुड आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बेटा ये है टाइम और टेंस से रिलेटेड। टाइम और टेंस भी आपके यहाँ मैं देखता हूँ लगभग एक क्वेश्चन पूछ लेता है अक्सर। आई टेक एक्सरसाइज रेगुलरली इन माई चाइल्डहुड। बचपन की कोई अपनी आदत बता रहा है कि मैं अपने बचपन में रेगुलरली नियमित रूप से व्यायाम किया करता था। बचपन की बात बोल रहा है ये। पास्ट की आपको कोई अपनी हैबिट बताना हो तो उसके लिए 3 रूल हैं बेटा। नंबर 1, आप चाहें तो यूज्ड टू प्लस V1 कर दें। आप चाहें तो वुड प्लस V1 कर दें बेटा आप, या तो यही जो आपका V1 है इसी को डायरेक्ट आप V2 में भी कर सकते हो, यानी पास्ट इंडेफिनिट में भी कर सकते हो आप बेटा। यहाँ पर देखो इन तीनों में से कौन सा गिवन है भाई, क्योंकि आप चाइल्डहुड की अपनी एक हैबिट बता रहे हो तो पास्ट की हैबिट को बताने के लिए 3 तरीके हैं। यहाँ पर देखिए आई के बाद में V1 आया है। यहाँ पर V1 आने का मतलब ये हुआ कि ये तो आएगा नहीं, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। अब देखिए इसमें यूज टू कहीं दिया नहीं गया है, इसमें वुड आया है, ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा। आई वुड टेक एक्सरसाइज रेगुलरली इन माई चाइल्डहुड। बचपन की अपनी हैबिट को बताने के लिए चाहे आप इसका यूज़ करें यूज टू प्लस V1, चाहे आप वुड प्लस V1 का यूज़ करें, चाहे डायरेक्ट आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कर दें बेटा। 3 तरीके हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ़ ही मी माई बुक आई वुड हैव रिटर्न हिम हिज बॉल। एक आपका टॉपिक बेटा कंडीशनल सेंटेंस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केवल उसमें मेन है आपके 3, बाकी तो कंडीशनल सेंटेंस कई टाइप के होते हैं, लेकिन जनरली आपके 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो कंडीशन बताता है पास्ट की, और एक जो कंडीशन बताता है फ्यूचर की। यहाँ पर बेटा ये कंडीशन बता रहा है फ्यूचर की। कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा 2 क्लाजेज होती हैं, सबऑर्डिनेट क्लाज, प्रिंसिपल क्लाज। सबऑर्डिनेट क्लाज हमेशा स्टार्ट होती है जनरली इफ कंजंक्शन से। बुक तो आई वुड, ये दूसरी क्लाज हो गई। पास्ट की कंडीशन बतलाने वाले सेंटेंस में जो आपकी बेटा होगी सबऑर्डिनेट क्लाज, उसमें आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 आ जाएगा बेटा। और जो बेटा आपका प्रिंसिपल क्लाज होगा उसमें जाएगा आपका वुड आ सकता है, इसके स्थान पर कुड भी आ सकता है बेटा, यहाँ माइट भी आ सकता है, प्लस आपका बेटा आ जाता है हैव, प्लस आ जाता है बेटा आपका V3। ये प्रिंसिपल क्लाज में बेटा जो पास्ट की कंडीशन बतलाने वाले सेंटेंस होंगे उसमें प्रिंसिपल क्लाज जिसमें आपका कंजंक्शन नहीं होगा, जो आई से स्टार्ट यहाँ पर हुआ है, उसमें आपका वुड, कुड, माइट, मॉडल वर्ब इतने में से कोई, या उसके बाद में हैव, फिर V3 आएगा, जो कि देखिए यहाँ पर वुड आया है, हैव आया है, और रिटर्न V3 फॉर्म आया है। और आपके सबऑर्डिनेट क्लाज में जिसमें कंजंक्शन आपका इफ या इन केस इस टाइप का कंजंक्शन होगा, उसमें आपका रहेगा कोई भी सब्जेक्ट, सबके साथ में हैड प्लस V3। देख लीजिए आप, इसमें आपको फिल करना है हैड प्लस V3, हैड रिटर्न हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, पास्ट का कंडीशनल सेंटेंस और फ्यूचर का कंडीशनल सेंटेंस 2 हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एक क्वेश्चन आता है बेटा स्पॉटिंग एरर का, ध्यान दीजिएगा। अभी तक जो सुनने में आया कि स्पॉटिंग एरर का एक ही क्वेश्चन आता है बेटा, वो 2 भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि बस हमेशा एक आता है तो एक ही आएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं आता, लेकिन वो दे भी सकता है बेटा। ही इज़ द ओनली बॉय इन द विलेज हु कैन सॉल्व दिस रिडल। ध्यान दीजिएगा, ये बेटा है क्वेश्चन आपका प्रोनाउन का। प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, रेसिप्रोकल प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज़ द ओनली, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर आया बेटा रिलेटिव प्रोनाउन हु। आप ध्यान दीजिएगा, एक रूल बना है उसमें ग्रामर में कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले द ओनली का प्रयोग किया गया हो बेटा, तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमेशा केवल दैट का यूज़ किया जाता है, ओनली दैट। यहाँ अगर द ओनली आए तो यहाँ हु नहीं आ सकता है, यहाँ आएगा आपका दैट, मीन्स पार्ट बी में आपके एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा आपका क्या चीज़ भाई, ये एक्टिव और पैसिव वॉइस बेटा आपका, ये है पैसिव और एक्टिव। पैसिव से एक्टिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। वेयर डिड यू सेंड द पार्सल, यहाँ ध्यान दीजिए बेटा। जैसे एक बात मैं आपको बता दूं, मैं नरेशन वॉइस जो है आपको बहुत बढ़िया बता रहा हूँ।
कि यहाँ ध्यान दीजिए पहली बात तो जैसे आपका जो है स्ट्रक्चर है बेटा, सेंटेंस आपका स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन वर्ड से, तो पैसिव वॉइस भी इसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। तो चलो भाई वेयर से ही सब स्टार्ट है, कोई बात नहीं है। एक्टिव वॉइस में देखिए सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में यह है आपका पास्ट का इंडेफिनिट, डिड के साथ में V1 आया बेटा, मीन्स पास्ट का इंडेफिनिट। अब ध्यान दीजिएगा पास्ट के इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में डिड आप लगाते हो, V1 लगाते हो, इसलिए जब पैसिव बनाते हैं बेटा तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। ये जो डिड है बेटा कन्वर्ट हो जाता है वाज या वर में। अब देखो सबसे पहले देखो कि इसी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब वाज या वर कितने में आया है। यहाँ पर इज आया है, गलत है। यहाँ पर हैज आया है, गलत है। यहाँ पर कैन आया है, गलत है। जब यहाँ डिड आया एक्टिव वॉइस में आपका पास्ट का इंडेफिनिट, तो पैसिव वॉइस में इसी का हो जाता है डिड का वाज या वर। और ध्यान दीजिएगा वाज केवल इसी में आया है, कुछ आपको नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब के सारे आपको आंसर को सिलेक्ट करना है। यहाँ डिड वाज इसमें आया है केवल, एग्जाम में आपके ऐसे आता है बेटा, यही आपका आंसर हो गया, कुछ नहीं करना है। हु टीचेज यू इंग्लिश, अब यहाँ पर हो के साथ में वर्ब में एस या एस लगा है, वर्ब में एस या एस मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव के हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। अब देखो इसमें इज एम आर कितने में आया है, बाई होम से तो सेंटेंस स्टार्ट उन्होंने सब में कर दिया है। हु से अगर एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस हमेशा बाई होम से, एक्टिव वॉइस अगर होम से तो पैसिव वॉइस आपका हु से। तो यहाँ पर बाई होम से तो उन्होंने सब में स्टार्ट किया, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर बेटा टेंस को ध्यान में रखना है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में इसी में हेल्पिंग वर्ब आएगा इज एम आर, कितने में आया है। तो बाई होम के बाद में तुरंत, पहली बात तो बाई होम के बाद में तुरंत आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, इसमें आ गया इंग्लिश, ये गलत हो गया। बाई होम आर वाज यहाँ आ गया, ये भी गलत हो गया। इसके बाद इन्होंने यू कर दिया, सब नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर में इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस का। तो बाई होम आर यू, सब्जेक्ट हमारा ये बन जाएगा यू, और यू लेगा आपका आर, आर यानी होम के बाद में केवल आया है ऑप्शन बी में। बाई होम के बाद पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगी एक्शन जो वर्ब जिसमें है V3 फॉर्म में आएगी, फिर आपका आ जाएगा इंग्लिश। तो बाई होम आर यू टाट इंग्लिश। जनरली तो 99% क्वेश्चन बन जाते हैं केवल आपको अगर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स 8 टेंसेज की मालूम हो, उसी से क्लियर हो जाता है काफ़ी कुछ। अभी आपके लिए देखिए कई मॉडल पेपर में लेकर आऊँगा ढेर सारे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये बेटा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चलिए बहुत बढ़िया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको देखना है भाई, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई वेयर यू एब्सेंट यस्टरडे। वर्ब मतलब हो गया V2 है बेटा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब बी की सेकंड फॉर्म है बेटा, ये वर्ब बी की ये क्या है सेकंड फॉर्म है। एब्सेंट यस्टरडे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है बेटा ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट टेंस में है, तो इसका मतलब कि यहाँ का टेंस चेंज होगा। यहाँ जो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है ये भी चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। तो चलें भाई ऑप्शन देखें आप कि यस्टरडे का द प्रीवियस डे कितने में आया है, नेक्स्ट डे उन्होंने कर दिया है, ये तो गलत हो गया आपका। चलिए भाई यहाँ पर टेंस ध्यान दीजिएगा V2 है, वर्ब बी की सेकंड फॉर्म है V2, यानी कि आपका ये चेंज होगा पास्ट के परफेक्ट में। अब आप देखिएगा हैड बीन किस में आया है, हैड बीन, इस बी की ये जो सेकंड फॉर्म है इसकी थर्ड फॉर्म बीन प्लस हैड, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन। तो हैड बीन कितने में आया बेटा, हैड बीन वाई ही। अच्छा यहाँ पर यू है, यू आपका चेंज होगा स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, ये तो आपको हो जाएगा वाई, कंजंक्शन बन जाएगा वाई, उसके बाद में सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा आपका जो ये रिपोर्टेड स्पीच है बेटा इन्वर्टेड कामास के अंदर, ये आपका सेंटेंस के चाहे जो टाइप हो, जब आप इसको बनाओगे इनडायरेक्ट में, ये आपका डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में जब आप बनाओगे तो ये हमेशा बन जाएगा असर्टिव सेंटेंस। यहाँ इंटरोगेटिव है, ये बन जाएगा असर्टिव, तो ये रोल प्ले करेगा कंजंक्शन का। इसके तुरंत बाद में आ जाएगा आपका सब्जेक्ट यू, यानी यू का आपका हो जाएगा ही। तो वाई के बाद में ही इन्होंने हैड कर दिया, गलत हो गया आपका। वाई के बाद में उन्होंने हैड कर दिया, गलत हो गया। ये ध्यान दीजिए, ये द ऑप्शन नंबर 4 है बेटा। 4 में ध्यान दीजिएगा कि द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, ये जो आपका इंटरोगेटिव वर्ड है यही आपको रोल प्ले करेगा कंजंक्शन का। इसके तुरंत बाद में आना चाहिए आपका सब्जेक्ट, क्योंकि हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें रिपोर्टेड स्पीच वो बन जाएगा असर्टिव। असर्टिव में कंजंक्शन के तुरंत बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए। केवल
कंजंक्शन के तुरंत बाद में सब्जेक्ट इसी में आया है ऑप्शन डी में, यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। बाकी ये वेयर का हो गया हैड बीन, और यस्टरडे का हो गया द प्रीवियस डे, सारी चीज़ें इसमें सही हैं, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर सेड टू द बॉयज़, ये भी आपका ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका नरेशन है बेटा, ये भी आपका नरेशन है। द टीचर सेड टू द बॉयज़ कैन यू सिट स्टिल, मतलब होता शांत, एंड डू योर वर्क। अच्छा, ये भी आपका पास्ट में है बेटा, तो इसका मतलब कि चेंज होगा, कैन का कुड होगा बेटा, यू बॉयज़, यू के हिसाब से बॉयज़ चेंज होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन जाएगा भाई, ये सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। यहाँ आपका इसका मतलब यू यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा प्लूरल, दे आ जाएगा यहाँ पर। आप ध्यान दीजिएगा, इसके लिए दे आएगा और कैन का कुड होगा, तो कुड दे कितने में आया है, और कंजंक्शन आपका बनेगा इफ़ या वेदर। तो इफ़ या वेदर तो इन्होंने आस्क्ड द बॉयज़ कांट दे, द टीचर टोल्ड द बॉयज़ वेदर दे कुड सिट स्टिल एंड डू दियर वर्क। चलो यहाँ तो कुड आ गया, दे भी आ गया। द टीचर आस्क्ड द बॉयज़ कांट दे, ये तो गलत हो गया आपका। द टीचर रिक्वेस्टेड द बॉयज़ टू सिट, नहीं ये भी गलत हो गया आपका। द टीचर आस्क्ड द बॉयज़ इफ़ दे कुड सिट स्टिल एंड डू दियर वर्क। अच्छा, द टीचर आस्क्ड, यहाँ बेहतर होगा कि यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेटा, तो यहाँ पर टोल्ड ना करके आप आस्क्ड करें। द टीचर आस्क्ड द बॉयज़, द टीचर आस्क्ड द बॉयज़ इफ़, यहाँ पर कंजंक्शन लगेगा क्योंकि सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव, इफ़ हो जाएगा। यू, अब यहाँ इफ़ के बाद में आपका बनेगा असर्टिव सेंटेंस, यू कन्वर्ट होगा दे में, दे, कैन का कुड, सिट स्टिल एंड डू दियर वर्क, करेक्ट, ऑप्शन डी इज राइट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, उसको हम बोलते हैं PQRS। PQRS बेटा, इसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस को स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं कई सेगमेंट में, फिर उसको आपको जोड़ करके एक सेंटेंस करेक्ट बनाना होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, PQRS दिया बेटा, आप कहाँ से हम P से स्टार्ट करें, Q से स्टार्ट करें, R से स्टार्ट करें कि S से स्टार्ट करें, तो बड़ा सिंपल है आपका, ध्यान दीजिएगा। द फ्लोर शुड बी कर्टेन्ड टू स्टॉप इकोइंग, बी कारपेटेड एंड द वॉल्स शुड। तो ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे आपका बी कर्टेन्ड, ये सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से बेटा, सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा आपका द फ्लोर शुड, जो फर्श है, फर्श पे हम लोग क्या बिछाते हैं, कालीन, कारपेट बिछाते हैं, तो द फ्लोर शुड बी कारपेटेड, फ्लोर पर कारपेट बिछा दिया जाना चाहिए। एंड क्योंकि जोड़ रहा जुड़ेगा, एंड द वॉल शुड बी, इससे ही जुड़ जाएगा, तो आपको हो जाएगा PRSQ, PRSQ, this one is the correct answer, means the floor should be carpeted and the walls should be curtained to stop echoing। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। अब आ गया आपका पैसेज बेटा। पैसेज में क्या होता है, रूल तो होता है सही सही आपका कि आप पहले क्वेश्चन को रीड करें, उसके बाद में पैसेज पढ़ें, लेकिन हम लोग थोड़ा सा आज पहले पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। थोड़ा तेज़ करते हैं, नहीं तो आप लोग परेशान होंगे, बहुत तेज़ी से काम करते हैं बेटा। पैसेज में पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग बेटा इसको ध्यान से समझते चलें। वंस, एक बार क्या हुआ कि एन एंट हु हैड कम टू ड्रिंक एट अ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब बेटा यहाँ पे हो जाएगा नदी, नदी, नदी। वंस, एक बार, एक एंड जो है चींटी, हु हैड कम जो कि आई हुई थी, ड्रिंक पानी पीने, कहाँ पर, एट अ स्ट्रीम एक नदी के पास, नदी किनारे, फेल इनटू द वाटर उसी नदी में गिर गई, एंड वाज कैरीड अवे बाय द स्विफ्ट करंट और जो पानी की धारा थी, नदी की तेज, स्विफ्ट होता तेज जो धारा थी उसे में वो बहती चली गई। एक चींटी थी, वो किसी नदी के पास पानी पीने आई थी, वो उसी में गिर गई पानी पीते पीते, और जो तेज धारा थी, सिमिलर होता तेज, तेज जो पानी की धारा थी नदी की, वो उसको बहा ले गई। ही, यहाँ पर ही आया बेटा एंड के लिए, चींटी के लिए। ही वाज इन ग्रेट डेंजर, बहुत बड़े खतरे में थी, मतलब वो डूबने, ऑफ ड्राउनिंग दिया। अच्छा, ही वाज इन ग्रेट डेंजर ऑफ ड्राउनिंग, मतलब वो डूबने खतरे में थी, वो डूबने वाली थी। अ डव मतलब होता है कबूतर, एक कबूतर, पर्च्ड ऑन जो कि बैठा हुआ था, सिटिंग ऑन, कहाँ, आ नियर बाई ट्री, एक नज़दीक, उसी नदी के नज़दीक कोई पेड़ था, वही नज़दीक में वो पेड़ पर बैठा हुआ था एक डव, डमल होता है कबूतर। आ डव एक कबूतर, पर्च्ड ऑन जो कि बैठा हुआ था, और नियर बाई ट्री एक पास ही के पेड़ पर, सा उसने देखा, द आंट्स डेंजर उसने चींटी को खतरे में देखा, एंड ड्रॉप्ड उसने क्या किया, उसके अंदर रहम आया, उसने ड्रॉप कर दिया, अ लीफ उसने एक पत्ती को, पेड़ की पत्ती को ड्रॉप कर दिया, कहाँ, इन
इनटू द वाटर, पानी में उसने गिरा दिया, पानी के पत्ती को लेकर के, पेड़ की पत्ती को लेकर के उस कबूतर ने वहीं चींटी के बगल में पानी में उसको ड्रॉप कर दिया, पत्ती को, पेड़ की पत्ती को। द एंट क्लाइम्ड ऑन टू दिस, चींटी क्या की भाई उस पत्ते पर वो चढ़ गई, क्लाइम्ड ऑन, चढ़ गई, एंड वाज कैरीड टू सेफ्टी, और इस प्रकार से वो जब पत्ते पर चढ़ गई तो पत्ता धीरे धीरे किनारे आ गया और सुरक्षित स्थान पर वो बाहर निकल आई सुरक्षित होकर। सम टाइम आफ्टर दिस, इसी घटना के कुछ देर बाद, अ हंटर, एक शिकारी, क्रीपिंग थ्रू द बुशेज, क्रीपिंग मतलब होता है पैर, मतलब जैसे ऐसा रेंगते हुए आना कि जैसे कोई जान ना पाए, क्रीपिंग मतलब होता है रेंगते हुए, कहाँ से, बुशेज मतलब होता है झाड़ियों से रेंगता हुआ धीरे धीरे पैर दबाकर आया। उसने सा द डव अस्लीप, उसने उस डव को, वो जो बचाया था चींटी को, उसको देखा, हंटर ने देखा, शिकारी ने देखा सोते हुए, देखा कि डव तो सो रहा है। एंड टुक, तो उसने क्या किया, टुक अ केयरफुल एम, उसने बहुत ही सावधानी के साथ एम किया, एम मतलब होता है निशाना साधा, विथ हिज गन, उसने क्या किया, अपने गन को निशाना लगाया कि जो है इसको मार के जो है शिकार कर लिया जाए इसका, डव का, सो रहा था वो। ही वॉज अबाउट टू फायर, वो बिल्कुल गोली चलाने ही वाला था, व्हेन, उसी समय, तभी, द एंट, वो जो चींटी थी, हु वॉज नियर बाई, जो पास ही में थी उसी व्यक्ति के, उस हंटर के, क्रॉल्ड फॉरवर्ड, वो बहुत तेजी से रेंगती हुई आगे बढ़ गई, उसके पास आ गई, एंड बाइट हिम शार्पली ऑन द एंकल, और उस चींटी ने क्या कर दिया, उस हंटर के एंकल मतलब होता है जो पैर का टखना होता है, वहीं पर आके बहुत तेजी से, शार्पली बहुत तेजी से काट लिया। द हंटर, जो शिकारी था, मिस्ड हिज एम, क्योंकि जब उसने तेजी से काटा तो उसका जो है हल्का सा वो हुआ, गड़बड़ा गया मामला, मिस हो गई उसकी, जो उसका जो एम था वो मिस हो गया, मतलब जो गोली तो, बंदूक तो दग गई लेकिन जो उसका निशाना था वो मिस हो गया। एंड द लाउड नॉइज ऑफ द गन, बंदूक तो दग गई, फायर हो गया लेकिन वो मिस हो गया एम। अच्छा, जब आवाज़ हुई तो क्या हुआ, एंड द लाउड नॉइज, जो तेज आवाज़ हुई ऑफ द गन, बंदूक की, अवेकेंड, इस आवाज़ ने जगा दिया किसको, द डव, कबूतर को, फ्रॉम हर स्लीप, उसके नींद से। सी सा द डेंजर, उसने खतरे को भापा, देखा, एंड फ्लू स्विफ्टली अवे टू सेफ्टी, और जैसे देखा रे सामने तो जो है शिकारी है मुझे मारने आया था, तो क्या हुआ, फ्लू स्विफ्टली मतलब बहुत तेजी से उड़ गया दूर कहीं सुरक्षित स्थान पर। 10, इस प्रकार से द एंट रिपेड द डव फॉर हैविंग सेव्ड हिज लाइफ इन द फोमिंग करंट ऑफ द स्ट्रीम, इस प्रकार से उस चींटी ने, जो डव ने क्या किया था, स्ट्रीम में फोमिंग करंट में उसकी लाइफ को बचाया था, इसका उसने क्या कर दिया, रीपेड कर दिया, उसने वो अदा कर दिया, भाई क्या बोलते हैं, कर्ज अदा कर दिया, कि भाई उसने उनको बचाया, तो मतलब डव ने चींटी को बचाया, अब चींटी ने हंटर को काट करके इसको बचा लिया, डव को बचा लिया, उसने रीपे कर दिया, उनका एहसान अदा कर दिया चींटी ने। अब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द एंट केम टू द स्ट्रीम टू, जो चींटी आई थी वो स्ट्रीम मतलब नदी के पास आई थी, क्या करने आई थी भाई, फॉल इनटू इट, उसमें गिरने आई थी ना, टू ड्रिंक फ्रॉम इट, वहाँ पानी पीने आई थी, हाँ पानी पीने आई थी वो। लुक एट द स्विफ्ट करंट, वो तेज करंट धारा को देखने आई थी। नो कैरी बैग सम, कुछ पानी ले जाने नहीं, पानी पीने आई थी वो नदी के पास, तो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द डव ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर, जो डव था, कबूतर था, उसने एक पत्ती को पानी में ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया, क्यों, उसका क्या मकसद था, तो ड्रॉन द एंट मतलब उस चींटी को डुबाने के लिए नहीं, ऐसा नहीं भाई, उसका ऐसा मकसद नहीं था। सेव द एंट, वो चींटी को बचाना चाहता था, इसलिए उसने पत्ती को पानी में गिराया, ये आंसर आपका राइट है। हेल्प इटसेल्फ, अपनी खुद की सहायता के लिए नहीं। पर्च ऑन इट, उस पर बैठने के लिए, पर्च होता है सिट, बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डव वॉज इन डेंजर बिकॉज, जो डव था यानी कबूतर था वो खतरे में था, क्यों, क्योंकि देयर वॉज अ बुश नियर बाय, उसके आसपास झाड़ियाँ थी नहीं, झाड़ियों के कारण वो डेंजर में नहीं था। अ हंटर वॉज अबाउट टू शूट इट, एक शिकारी था वो उसको निशाना बना लिया था, उसको गोली मारने वाला था,
तो ये आपका यही इसी वजह से वो खतरे में था। इट हैड फॉलन ऑफ द ब्रांच, वो ब्रांच से शाखा से गिर गया था, नहीं ये भी नहीं भाई। हंटर वांटेड टू केयर फॉर इट, जो शिकारी था उसको ले जाकर उसकी देखभाल करना चाहता था, नहीं। हंटर उसको गोली मारना चाहता था, उसका शिकार करना चाहता था, इसी कारण से वो खतरे में था। ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। द एंड रीपेड द डव बाई, जो चींटी थी उसने अपना उसका कबूतर का एहसान कैसे चुकाया? डव ने वो जो है लीफ डाल करके इसको बचा लिया, तो इसने क्या किया, हंटर को मतलब काट करके इसको बचाया। तो बाइटिंग द डव, डव को काटा नहीं, डव को क्यों काटेगी भाई? ब्रिंग द हंटर, वो शिकारी को ले आई, नहीं शिकारी को नहीं लाएगी ये। बाइटिंग द हंटर, उसने शिकारी को काट करके, शिकारी को टखने में उसके एंकल में काट करके और इनका जो एहसान था वो चुका दिया। ऑप्शन सी इज राइट हियर। लास्ट क्वेश्चन, द वर्ड एम इन दिस पैसेज मीन्स, आपके यहाँ एयरफोर्स में बेटा जनरली आता है कि पैसेज से एक वर्ड निकाल लेते हैं, पूछते हैं भाई इसका एंटोनिम या सिनोनिम क्या है। तो इस वर्ड का पूछ रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या, मीन्स सिनोनिम क्या है। एम मतलब होता है निशाना साधना, टू लुक एट समथिंग, किसी चीज़ को देखना नहीं, टू हैव एन एम्बिशन, महत्वाकांक्षा रखना नहीं, टू पॉइंट अ गन एट समथिंग और समवन, किसी पर बंदूक से निशाना लगाना। ये आपका आंसर बेटा, ऑप्शन सी इज राइट हियर, सी इज राइट। और टू ट्राई टू रीच समवेयर, कहीं पर पहुंचने का प्रयास करना नहीं, ये भी इनकरेक्ट है आपका। इस प्रकार से बेटा आपके 25 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर दिए। थोड़ा सा आज फर्स्ट था मॉडल पेपर, अब सेकंड करूंगा, थर्ड करूंगा, फोर्थ, ऐसे आप देखिएगा। आपको कोशिश करूंगा इतने क्वेश्चन बताने की कि ईश्वर कृपा रही तो इसी में से आपको कुछ क्वेश्चन मिल भी जाएंगे, ईश्वर की अनुकंपा रही तो। बाकी मैंने मेन टॉपिक्स कवर किए बेटा। इसमें कंजंक्शन टॉपिक मैंने कवर किया, प्रोनाउन का केवल रिलेटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे टॉपिक्स को आपको देखना है बेटा, पैसेज को ऐसे पढ़ना है। धीरे धीरे मैं आपको 6-7 मॉडल पेपर लेकर आऊँगा और कोशिश करूँगा कि ईश्वर कृपा रही तो इसी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा ज़रूर। बस बेटा यहीं पर क्लोज करता हूँ। सभी हमारे वीर सपूतों को, अग्निवीरों को जय हिंद।